Hello students, today I am going to discuss chapter 4, Methods of Calculating National Income. As I had told you in second chapter that there are three ways through which national income can be seen. First one is, it is the sum total of value addition in an economy. पूरी इकोनॉमी में पूरे साल में जो भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स वैल्यू ऐड करती हैं गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हुए, उस वैल्यू एडिशन का सम टोटल है नेशनल इनकम. सेकेंड वे इज इट इज़ द सम टोटल ऑफ इनकम जनरेटेड इन एन इकोनॉमी. जो प्रोडक्शन होता है गुड्स और सर्विसेज का, प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर किया जाता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. उनकी सर्विसेज के बदले में इनकम दी जाती है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस. तो ये रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस का सम टोटल भी होता है नेशनल इनकम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इन एन इकोनॉमी. इसके बाद तीसरा तरीका है नेशनल इनकम को देखने का कि नेशनल इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वी पीपल spend on final goods and services, on consumption, on investment. So it is the sum total of expenditure incurred on all final goods and services in an economy. So there are three ways to see national income. Similarly, there are three methods to calculate national income. First one is value added method or product method. वैल्यू एडिड मेथड है क्या? वैल्यू एडिड मेथड के थ्रू हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं. कैसे? वैल्यू एडिशन का सम टोटल करके. कौन सा वैल्यू एडिशन? जो सारी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस वैल्यू ऐड करती हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. चाहे वो फार्मर है, चाहे वो फैक्ट्री वर्कर है, चाहे वो टेलर है, चाहे वो टीचर है, सारी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स पूरे अकाउंटिंग ईयर में जो वैल्यू एडिशन करती हैं, उस वैल्यू एडिशन का सम टोटल करके हम नेशनल इनकम का मेजरमेंट करते हैं. तो इसे प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी कहते हैं और नेट आउटपुट मेथड भी कहते हैं. इसके अलग अलग नाम हैं. प्रोडक्ट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, यानी ओरिजिन से ही एस्टिमेट किया जा रहा है नेशनल इनकम का. नेट आउटपुट मेथड की इकोनॉमी में नेट कितना गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, नेट आउटपुट कितना आया, वैल्यू एडिशन का हम एस्टिमेट करते हैं इसमें. ये इसके दूसरे नाम है. तो सबसे पहले इस मेथड को अंडरस्टैंड करने के लिए हम वैल्यू एडिशन देखेंगे कि वैल्यू एडिड क्या चीज़ है. पहले आप इस मेथड को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद आप इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट वैल्यू एडिड. वैल्यू एडिड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन. आउटपुट की वैल्यू में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू माइनस कर दें तो वैल्यू एडिड आता है. तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या चीज़ है? वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. चाहे वो किसी प्रोड्यूसिंग यूनिट ने प्रोड्यूस की हैं, अभी अभी मैंने बताया, चाहे वो फार्मर है, चाहे वो फैक्ट्री वर्कर है, चाहे वो कुछ सर्विस प्रोड्यूस करने वाला है, चाहे डॉक्टर है, लॉयर है, टीचर है, कोई भी है. तो जिसने जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं, उन सब की मार्केट वैल्यू को हम कहेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट. ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, इस वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम एस्टिमेट कैसे करते हैं? इट इज़ इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. जो सेल होती है, अब आपको मालूम है जो भी सेल होती है वो मार्केट प्राइस पे होती है, तो इसलिए हम मार्केट वैल्यू पर लेंगे जो भी एस्टिमेशन लेंगे. सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. अगर सारा का सारा आउटपुट सेल हो जाता है टोटल, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल के इक्वल होगा. लेकिन कुछ अनसोल्ड अगर रह जाता है तो हम चेंज इन स्टॉक को एस्टिमेट करेंगे. दिस साइन डिनोट्स चेंज इन स्टॉक. हमने पहले भी चैप्टर में स्टडी किया था. व्हाट इज़ चेंज इन स्टॉक? चेंज इन स्टॉक इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. एक प्रोड्यूसर के पास एट द एंड ऑफ द ईयर जो स्टॉक है
उसे क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर जो स्टॉक है उसे ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक का फॉर्मूला लगा के आप चेंज इन स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज़ क्लोजिंग स्टॉक 80 है, ओपनिंग स्टॉक 60 है, तो हमारा पॉजिटिव आएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक 100 है और ओपनिंग स्टॉक 80 है तो हमारा माइनस में आएगा। फॉर्मूला आपने यही रखना है, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट का एस्टिमेशन किया, इट इज़ इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे आया? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो सेल्स में हमने प्लस कर दिया तो हमारे पास आया वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसके बाद वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये क्या चीज़ है? प्रोडक्शन के दौरान जो प्रोड्यूसर्स नॉन फैक्टर इनपुट्स को यूज़ करते हैं, नॉन फैक्टर इनपुट्स का मतलब अदर देन फैक्टर इनपुट्स, रॉ मटेरियल है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये नॉन फैक्टर इनपुट्स हैं। नॉन फैक्टर इनपुट्स के यूज़ करने में जो खर्चा आता है दैट इज़ कॉल्ड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से डिडक्ट कर दें, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर हम डिडक्ट कर दें तो हमारे पास आता है वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड जो हमारा ये आएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड। यानी फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इसका डिफरेंस जो आया वो आया ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इसको शॉर्ट फॉर्म में GVA@MP लिख देते हैं। और ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस आता है इट इज़ इक्वल टू GDP@MP। हमने 3rd चैप्टर में कंसेप्ट पढ़ा था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी सारी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो मार्केट वैल्यू है उसका सम टोटल। अब ये ग्रॉस आ रहा है तो अंडरस्टूड है इसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी इंक्लूडेड है। अब हमें फाइंड आउट करनी है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो GDP@MP आया वैल्यू ऑफ आउटपुट में से वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करके, उससे हम नेशनल इनकम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। नेशनल इनकम का कंसेप्चुअल नेम NNP@FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। अब GDP हमारे पास आ चुका है, हमने ग्रोस से नेट बनाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। हमने डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है तो NFIs यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड प्लस कर देंगे। अगर टू एब्रोड होता तो हम माइनस करते, फ्रॉम है तो हम प्लस कर देंगे। और MP पर गिवन है, हमें FC पर चाहिए तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स मार्केट प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो ये हमारा आएगा FC पर एस्टिमेशन, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। नेट इनडायरेक्ट टैक्स के लिए आपको मालूम है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करके आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्लस माइनस करके नेशनल इनकम का कैलकुलेशन हुआ थ्रू प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है प्रिकॉशंस रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड। यानी हमने वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड से जब नेशनल इनकम एस्टिमेट की तो एस्टिमेशन के लिए किन किन चीज़ों को हमने ध्यान में रखा या रखना चाहिए। सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को जब हम एस्टिमेट करते हैं तो सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। सपोज़ मेरा पुराना स्कूटर है, मैंने सेल किया, तो सेल से जो अमाउंट आएगा, जो मार्केट में बिकेगा, जो भी इसको ख़रीदेगा, उसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जिस साल स्कूटर का प्रोडक्शन हुआ वो उस साल की GDP में या नेशनल इनकम में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। इसलिए सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज में जो हम अगर ब्रोकर को कोई कमीशन देते हैं तो जो कमीशन से उसकी इनकम हुई है उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इसके बदले में ब्रोकर जो है अपनी सर्विसेज दे रहा है
तो उन सर्विसेज का रिवार्ड जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। थर्ड वन इज़ ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ओन अकाउंट प्रोडक्शन क्या होता है? सपोज़ मैं किसी चीज़ की प्रोड्यूसर हूँ, मैंने स्विंग मशीन प्रोड्यूस की, लेकिन 2 स्विंग मशीन्स मैंने घर के लिए रख ली, यानी घर में यूज़ कर ली, तो उनकी मार्केट वैल्यू भी नेशनल इनकम में इंक्लूडेड होगी, क्योंकि उनका प्रोडक्शन हुआ है तो उसकी मार्केट वैल्यू को भी नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट इज़ इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन का क्या मतलब है कि मान लो फार्मर्स हैं, फार्मर्स ने वीट प्रोड्यूस किया, लेकिन इस वीट का 1/4 पार्ट उसने अपने घर के लिए रख लिया कंज्यूम करने के लिए, तो जो पार्ट उसने अपने घर पे रखा उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू मीन्स एस्टिमेटेड वैल्यू दैट विल बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। वैसे तो थर्ड और फोर्थ जो है वो एक जैसी बात है। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज़ नॉट इंक्लूडेड। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं? जो फाइनल गुड्स को बनाने में यूज़ होती हैं, इनकी वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स की वैल्यू में एडिड होती है। सपोज़ हम मार्केट से कुछ भी ख़रीद कर लाते हैं, सपोज़ हम स्वीट्स ख़रीद कर लाए, तो स्वीट्स इज़ ए फाइनल गुड। अब इसमें शुगर है, मिल्क है, बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं, वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, उन सब की वैल्यू ऑलरेडी एडिड है, तो इसलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को सेपरेटली नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज़ इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेज इज़ इंक्लूडेड। ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेज का क्या मतलब है? जिन मकानों में मकान मालिक खुद रहते हैं उसका इम्प्यूटेड रेंट यानी एस्टिमेटेड रेंट इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि सभी मकानों का ही रेंट होता है, चाहे वो रेंट पे दिया हुआ हो चाहे वो ना दिया हो, क्योंकि सभी मकान रहने की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेस का इम्प्यूटेड रेंट भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट इज़ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन का क्या मीनिंग है? जो हम अपने घर में अपने लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोज़ आपकी मदर ने खाना बनाया तो कुकिंग के सर्विसेज दी, आपने अपने कपड़े प्रेस कर लिए, अपनी कार धो ली या कोई और काम कर लिया, तो इन सब का जो वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं करेंगे। और आपने सेम काम अगर किसी और से कराए हैं, इसके बदले में पेमेंट करी है, तो उनको इंक्लूड करेंगे। सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन को इसलिए इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि इनका कैलकुलेशन जो है वो बहुत कम्प्लेक्स टास्क होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है, तो नेशनल इनकम में उसकी गिनती हम नहीं करते हैं। इसी में ही नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या है? जब नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया जाता है तो बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू का एस्टिमेशन करना पड़ता है। अब गुड्स और सर्विसेज भी हज़ारों होती हैं, उनमें से कुछ फाइनल होती हैं, कुछ इंटरमीडिएट होती हैं, लेकिन कुछ गुड्स की वैल्यू को अगर हम एक से ज़्यादा बार नेशनल इनकम में काउंट कर लें तो उसे डबल काउंटिंग कहते हैं। डबल का मीनिंग ये नहीं है कि हमने 2 बार काउंट करना है, डबल का मीनिंग यहाँ पर ये है एक से ज़्यादा बार, चाहे 2 बार किया, चाहे 3 बार किया, चाहे 4 बार किया। नेशनल इनकम में हमने एक ही चीज़ की वैल्यू 2 बार, 3 बार, 4 बार काउंट कर ली, तो इससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम कहते हैं। इससे क्या होता है? नेशनल इनकम का ओवर एस्टिमेशन होता है, यानी एक्चुअली गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कम होता है लेकिन एस्टिमेशन जो है वो ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। सपोज़ ये प्रोड्यूसिंग यूनिट्स का मैंने कॉलम बनाया है। एक फार्मर है, एक फार्मर ने जो वीट प्रोड्यूस किया, वो वीट जो उसका मार्केट में बिका, यानी उसके आउटपुट की जो वैल्यू है वो 400 है। सपोज़ उस फार्मर का इंटरमीडिएट कंजम्पशन कुछ भी नहीं है, हम मान लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन कुछ भी नहीं है, उसका जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है 400 है।
तो उसका जो वैल्यू एडिशन आया 400 का आया, यानी उसने इकोनॉमी में 400 का आउटपुट जो है वो सेल किया। इसके बाद फार्मर ने अपना जो व्हीट है वो फ्लोर मिलर को दिया, तो आटा बनाने वाली मिल ने क्या किया, इसका आटा बनाकर वैल्यू एडिशन करके 600 का मार्केट में बेचा। तो फ्लोर मिलर का जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो 600 है, और फ्लोर मिलर ने फार्मर से ख़रीदा था ये 400 का व्हीट, तो फ्लोर मिलर के लिए वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स है 400। तो आप वैल्यू ऑफ आउटपुट में से वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स माइनस करेंगे तो ये वैल्यू एडिशन आएगा 200 का। इसका मतलब फ्लोर मिलर ने 200 का वैल्यू एडिशन किया। अब इस फ्लोर मिलर ने 600 का फ्लोर ब्रेड बेकर को दे दिया। ब्रेड बेकर ने वैल्यू एडिशन की, नॉन फैक्टर इनपुट्स लगाकर ब्रेड बनाकर इसको 800 का शॉपकीपर को बेचा। अब ब्रेड बेकर के लिए जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो 600 है। ब्रेड बेकर ने फ्लोर मिलर से परचेज़ किया था, तो जो एक फर्म दूसरी फर्म से परचेज़ करती है वो उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। ब्रेड बेकर ने फ्लोर मिलर से लिया 600 का, अब ब्रेड बेकर ने बेचा कितने का, 800 का, यानी ब्रेड बेकर का जो वैल्यू एडिशन आ रहा है वो 200 का आ रहा है। अब ब्रेड बेकर ने शॉपकीपर को बेचा 800 का, अब शॉपकीपर ने 900 का मार्केट में बेचा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट शॉपकीपर के लिए हुई 900, और शॉपकीपर का जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, जो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स है, दैट इज़ 800। शॉपकीपर ने 100 का वैल्यू एडिशन किया। अगर हम हर एक फर्म का वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइनल सोच के इसको एस्टिमेट करने लगें तो टोटल इसकी वैल्यू आती है 2700, और जबकि हम सिर्फ वैल्यू एडिशन को लें तो एक्चुअली इसकी वैल्यू आती है 900। ये तो आप भी फील कर सकते हो कि जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है, ब्रेड प्रोड्यूस हुआ है, फाइनली जिस मार्केट वैल्यू पर ये बेचा गया है 900, तो इसमें सारी चीज़ की वैल्यू इंक्लूडेड है, व्हीट की, फ्लोर की, सारी चीज़ की इंक्लूडेड है। अगर हम इसको सिर्फ वैल्यू एडिशन लेने की बजाय एक ही प्रोडक्ट, यानी जैसे व्हीट है वो फार्मर ने सेल किया, इस व्हीट का फ्लोर बना के फ्लोर मिलर ने सेल किया, फिर ब्रेड बेकर ने सेल किया, सबकी सेल को अलग अलग से लेने लगे तो नेशनल इनकम या जीडीपी जो है 2700 आ जाएगी, जो कि जीडीपी का ओवर एस्टिमेशन होगा। जबकि एक्चुअली जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है, ब्रेड प्रोड्यूस हुआ है, वो 900 का है, इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 900 की है। यानी एक ही चीज़ की वैल्यू को बार बार अगर गिना जाएगा तो जीडीपी या नेशनल इनकम का ओवर एस्टिमेशन होगा, जो कि रॉन्ग है। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए दो मेथड्स हैं। कौन कौन से दो मेथड्स हैं? एक तो है फाइनल आउटपुट मेथड और दूसरा है वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड में हम क्या करें, हम सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू को ही लें, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को ना लें। जैसे हमारे एग्जांपल में ब्रेड इज़ ए फाइनल गुड, तो हम फाइनल आउटपुट की वैल्यू को लें। ब्रेड जो है वो 900 का मार्केट में बिका है, तो हमें सिर्फ 900 ही इंक्लूड करना चाहिए, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। दूसरा तरीका है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का मतलब हम सिर्फ वैल्यू एडिशन का ही सम टोटल कर लें। इसका मतलब हर एक प्रोड्यूसिंग यूनिट ने जो भी वैल्यू एडिशन किया है, चाहे वो फार्मर ने किया है, चाहे ब्रेड बेकर ने किया है, चाहे फ्लोर मिलर ने किया है, हम सिर्फ उस वैल्यू एडिशन का सम टोटल कर लें तो हमारे पास आएगा वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी या नेशनल इनकम का सम टोटल। हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 4 का वैल्यू एडेड मेथड एक्सप्लेन किया था। आज हम इसी मेथड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल की वैल्यूज़ मैंने लिखी हुई हैं। आइटम्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले गिवन है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट तीनों ही सेक्टर्स का, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, इनकी वैल्यूज़ गिवन है। इसके बाद है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स परचेज्ड बाय प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। तीनों ही सेक्टर्स ने जो इंटरमीडिएट इनपुट्स परचेज़ की हैं, इंटरमीडिएट इनपुट्स का मतलब होता है नॉन फैक्टर इनपुट्स जैसे कि रॉ मटेरियल वगैरह, वो दिया है। नेक्स्ट आइटम है इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय ऑल सेक्टर्स। तीनों सेक्टर्स ने जो इनडायरेक्ट टैक्सेस सरकार को दिए।
आगे है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ऑफ ऑल सेक्टर्स, जो कि डेप्रिसिएशन होता है, तीनों सेक्टर्स की इकट्ठी वैल्यू दी हुई है। इसके बाद है फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड है, ये फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड दी हुई है और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड दी हुई है। इन दोनों का डिफरेंस लेके आप नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड निकाल सकते हो। इसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, फैक्टर इनकम रिसीव्ड माइनस फैक्टर इनकम पेड। लास्ट में है सब्सिडीज रिसीव्ड बाय ऑल सेक्टर्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस पहले दिए हुए हैं, सब्सिडीज बाद में दी हुई हैं। अगर आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स फाइंड आउट करना पड़े तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस करिए तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। अब आपको इस न्यूमेरिकल में क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जो कि जीडीपी एट एमपी होता है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा हमने फाइंड आउट करना है नेशनल इनकम, एन स्टैंड्स फॉर नेशनल, वाई स्टैंड्स फॉर इनकम। नेशनल इनकम का जो कंसेप्चुअल नेम है दैट इज एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये सारे कंपोनेंट्स आपको वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड के गिवन है। हमें जीडीपी एट एमपी या ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है और दूसरा हमने नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है। आपको याद होगा कि वैल्यू एडेड को हमने फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला देखा था दैट इज़ वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेम फॉर्मूला मैंने लगाया है। ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, यानी हमें ये फाइंड आउट करना है, दिस इज इक्वल टू जीडीपी। अब इसका फॉर्मूला होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ऑल सेक्टर्स। तीनों सेक्टर्स का वैल्यू ऑफ आउटपुट ऊपर गिवन है आइटम्स में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। इसमें से हमने माइनस करना है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स परचेज्ड बाय ऑल सेक्टर्स। तीनों सेक्टर का इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमने माइनस करना है। ऊपर आप देखेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का, तीनों का प्लस कर दीजिए 800 प्लस 200 प्लस 300, तो ये आया हमारा 1300। मैंने प्लस किया है ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ऑल सेक्टर्स 800 प्लस 200 प्लस 300 प्लस करके 1300 आया। सिमिलरली वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स परचेज्ड बाय ऑल सेक्टर्स, ऊपर देखेंगे आप वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स परचेज्ड बाय ऑल सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इन तीनों का सम टोटल करके हमारे पास आता है 550। ये नीचे मैंने लिखा है 550। तो 1300 में से 550 हमने माइनस किया तो आंसर आता है हमारा 750। ये आया ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस या जीडीपी एट एमपी। समझ गए होंगे आप। तीनों सेक्टर्स का वैल्यू ऑफ आउटपुट आपने प्लस करना है, उसके टोटल में से तीनों सेक्टर का वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स प्लस करके जो भी टोटल आए पहले वाले टोटल में से ये माइनस कर देना है, तो आपका आएगा ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस या जीडीपी एट एमपी। आगे हमने फाइंड आउट करना है नेशनल इनकम, जिसे कि एनएनपी एट एफसी कहते हैं। आपने जीडीपी एट एमपी का एनएनपी एट एफसी पहले भी बनाया हुआ है, जो हमने चैप्टर 3 में न्यूमेरिकल्स करे थे। अब हम करने जा रहे हैं एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी यानी कि नेशनल इनकम, इसका फॉर्मूला लगाएंगे पहले हम। जो जीडीपी एट एमपी हमने ये जो फाइंड आउट किया है, जीवीए एट एमपी को जीडीपी एट एमपी भी कहते हैं। जीडीपी एमपी जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया है, इसमें से हम पहले कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस करेंगे, क्योंकि ये ग्रोस है और हमें नेट बनाना है। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल न्यूमेरिकल में ऊपर दिया है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ऑफ ऑल सेक्टर दैट इज़ 80 हम माइनस करेंगे। इसके बाद क्योंकि ये डोमेस्टिक है और हमें नेशनल बनाना है, तो हम NFIs यानी कि नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड को इसमें प्लस करेंगे। अब आप देख रहे हैं फैक्टर इनकम रिसीव्ड 10 में से फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड 20 माइनस कर देंगे, तो ये -10 आएगा। अब हमने इसको फॉर्मूले में लिखना है प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इसके बाद देखेंगे दिस इज़ मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी, ये मार्केट प्राइस पे गिवन है और आपने इसका फैक्टर कॉस्ट बनाना है।
फैक्टर कॉस्ट पर एस्टिमेशन करने के लिए इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो फैक्टर कॉस्ट पर एस्टिमेशन आ जाएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर न्यूमेरिकल में गिवन है इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय ऑल सेक्टर्स 50, उसमें से सब्सिडीज रिसीव्ड बाय ऑल सेक्टर्स 20 माइनस कर देंगे, यानी 50 में से 20 माइनस किया तो आपके पास 30 आया नेट इनडायरेक्ट टैक्स। उस नेट इनडायरेक्ट टैक्स को आप जीडीपी एट एमपी में से माइनस करेंगे, यहाँ नीचे मैंने करा हुआ है माइनस। 50 है हमारे इनडायरेक्ट टैक्स, 20 है हमारी सब्सिडी, तो 50 और 20 का जो 50 में से 20 डिडक्ट करके 30 आया। तो लास्ट में हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं 750 माइनस 80 और प्लस माइनस माइनस होता है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 10 आ रहा है, -10, देन -30, 50 में से 20 क्या तो 30 आया। तो इन सबको सॉल्व करके आपका आंसर आता है 630। ये आता है NNP एट FC यानी कि नेशनल इनकम। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, सपोज there are only 2 firms in an economy, find out value added by firm A and B। सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है GDP एट FC। आइटम्स गिवन है, सेल्स बाय फर्म A, परचेजेस फ्रॉम फर्म A बाय फर्म B गिवन है, इनकी वैल्यूज़ भी गिवन है। सेल्स बाय फर्म B, परचेज फ्रॉम फर्म B बाय फर्म A वैल्यूज़ गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक फर्म A का दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक फर्म B का गिवन है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दोनों फर्म्स के गिवन है। अब हमने वैल्यू एडिड अलग अलग फाइंड आउट करना है फर्म A का और फर्म B का। फॉर्मूला बिल्कुल आप वही लगाएंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। पहले न्यूमेरिकल में वैल्यू ऑफ आउटपुट एज इट इज़ गिवन था, लेकिन इस न्यूमेरिकल में सेल्स और चेंज इन स्टॉक दिया है, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके आप वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड आउट कर लेंगे और उसमें से परचेज माइनस करेंगे। इंटरमीडिएट वर्ड नहीं भी मेंशन है, तो एक फर्म अगर दूसरी फर्म से परचेज कर रही है तो समझो कि वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, क्योंकि एक फर्म दूसरी फर्म से रॉ मटेरियल वगैरह ही खरीदती है या सेल करने के लिए, आगे सेल करने के लिए खरीदती है, तो उसका इंटरमीडिएट परचेज होता है। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू एडिड बाय फर्म ए। वैल्यू एडिड बाय फर्म ए के लिए सबसे पहले आपको फर्म ए की सेल ढूंढनी है। न्यूमेरिकल में सबसे ऊपर दी हुई है सेल्स बाय फर्म ए, तो आपने लिखा सेल्स बाय फर्म ए। इस सेल्स में आपने चेंज इन स्टॉक को प्लस करना है जो फर्म ए का है, तो आप न्यूमेरिकल में सर्च करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए गिवन है और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करके तो आपका आएगा चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए, वो आपने फॉर्मूले में लिख देना है सेल्स बाय फर्म ए प्लस चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए, जो कि आप क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके फाइंड आउट करेंगे। अब ये दोनों को प्लस करके आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट बनता है। इसके बाद आप वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स यानी फर्म ए ने जो परचेज किया है वो आपको देखना है। परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए की जो परचेज है बी से वो आपने देखनी है, 4th नंबर पर है परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए। तो नीचे फॉर्मूले में आप लिखेंगे परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए। और कोई परचेज है तो आप वो सर्च कर सकते हो, लेकिन हमारे न्यूमेरिकल में सिर्फ वही परचेज है जो फर्म ए ने बी से करा। तो इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। सेल्स बाय फर्म ए आप देख रहे हैं 120 है, इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 20 है, ओपनिंग स्टॉक 30 है, तो 20 माइनस 30 माइनस 10 आया। और फर्म ए ने जो बी से परचेज किया वो 40 है, तो 40 हमने यहाँ पर लिखा। अब सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करके जो हमारा आंसर आता है 70 करोड़ आता है। ये आया वैल्यू एडिड बाय फर्म ए। सिमिलरली वैल्यू एडिड बाय फर्म बी फाइंड आउट करेंगे। सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम
सेल्स बाय फर्म बी, चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म बी और परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी। बी की जो परचेज है ए से, सपोज बी ने इंपोर्ट किया होता वो भी बी की परचेज है, बी ने फर्म सी से परचेज किया होता वो भी बी की परचेज है। तो हमारे न्यूमेरिकल में सिर्फ एक ही परचेज है, परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी। तो हमने वैल्यूज़ बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग रखी हुई हैं। वैल्यू एडिड बाय फर्म ए, बाय फर्म बी, सेल्स बाय फर्म बी 300, फिर हमने चेंज इन स्टॉक फाइंड आउट किया हुआ है 45 माइनस 35, फिर हमने परचेज फ्रॉम फर्म ए माइनस 50। इन सबको सॉल्व करके आपका आंसर आता है 260। अब दोनों फर्म्स का वैल्यू एडिड हमने फाइंड आउट किया। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि सपोज देर आर ओनली 2 फर्म्स इन एन इकोनॉमी, इकोनॉमी में 2 फर्म्स हैं तो और कोई फर्म है ही नहीं। तो हमने फाइंड आउट करा अलग अलग इनका वैल्यू एडिड फर्म ए का और बी का, और हमें फाइंड आउट करना है जीडीपी एट एफसी। तो अंडरस्टूड है, 2 फर्में हैं टोटल, इन दोनों का जो वैल्यू एडिड आया उन दोनों का सम टोटल करके हमारे पास जीडीपी एट एमपी आएगा। अगर हम जीडीपी एट एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो जीडीपी एट एफसी आ जाएगा। तो मैंने जीडीपी एट एफसी के लिए फॉर्मूला लगाया हुआ है जीडीपी एट एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि हमारे पास इस न्यूमेरिकल में सब्सिडी नहीं है। तो अगर सब्सिडी होती तो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का डिफरेंस लेके हम करते, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होते हैं और सब्सिडी होती है तो सब्सिडी प्लस होती है। जीडीपी एट एफसी इज इक्वल टू वैल्यू एडिड बाय फर्म ए और वैल्यू एडिड बाय फर्म बी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो इकोनॉमी में जीडीपी एट एमपी आएगा। और इस जीडीपी एट एमपी में से अगर आपने इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिए तो आपके पास आएगा जीडीपी एट एफसी। तो वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग 70 पहले वाले का आ रहा है, दूसरे वाले का 260 आ रहा है। इन दोनों को प्लस किया, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किए -30, तो हमारा आंसर आया जीडीपी एट एफसी 300। एक और न्यूमेरिकल करा रही हूँ मैं आपको। इस तरीके से भी गिवन होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको वैल्यू एडिड फाइंड आउट करना है, आपको सेल्स भी फाइंड आउट करने के लिए आ सकती है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है, चेंज इन स्टॉक भी फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है। इस न्यूमेरिकल में आपको सेल्स फाइंड आउट करनी है, तो ये आइटम्स दी हुई हैं, इंटरमीडिएट कोस्ट है, कंजम्पशन है, चेंज इन स्टॉक है, सेल्स नहीं दी हुई है, आपको सेल्स फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करनी है आपको? वैसे मेन कंपोनेंट ये 5th वाला है, इससे फाइंड आउट होती है नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट आती कैसे है? ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस में से जब आप डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हो तो ये चीज़ आ जाती है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमने इनिशियली जीडीपी एट एमपी या ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट किया। कैसे? वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट किसका है? सम टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक का, उसमें से इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस करके। तो आप जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला लिख लेंगे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। इसके बाद आपने इस जीडीपी एट एमपी यानी ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस का नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट बना दीजिए। कैसे बनाएंगे? ये जो ऊपर वाले कंपोनेंट हैं सेम आप लिखेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इंटरमीडिएट कॉस्ट। यहाँ तक जो है हमारा जीडीपी एट एमपी है। इसमें से अगर आप कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस करते हो तो ये नेट बन जाता है। इसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हो तो ये फैक्टर कॉस्ट पर बन जाता है। तो ये नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला आ गया आपके पास सारा। अब सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है सिवाय सेल्स के, सारी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे क्योंकि नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट न्यूमेरिकल में आपको गिवन है 1300। ये 1300 आपने यहाँ लिखना है, इसके नीचे सेल्स को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, एक्स भी लिख सकते हो आप। चेंज इन स्टॉक आपका ऊपर -50 है, गिवन है, ये हमने लिखा। इंटरमीडिएट कोस्ट 700 फर्स्ट नंबर पे देखिए, ये लिखा हमने। इसके बाद कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 80 गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ऊपर न्यूमेरिकल में 80 है, 80 लिखा आपने। देन इन नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स
आपके कैसे आएंगे, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स नहीं गिवन है, सिर्फ सब्सिडी दी हुई है। तो अगर इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दोनों होती है तो आप दोनों का डिफरेंस ले लेते हो, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करके। लेकिन अगर सिंगल चीज़ दी होती है तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होते हैं और सब्सिडी प्लस होती है, किस में, एमपी में। तो हमने क्या किया, हमारी सिर्फ सब्सिडी दी हुई है 60, तो 60 हमने प्लस कर ली। अब आपको ये सेल्स निकालनी है, तो 1300 नेट वैल्यू एडिडेड फैक्टर कॉस्ट यहाँ पर गिवन है। ये सारी वैल्यूज़ अगर आप इधर लाते हो तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे कि ये -50 है तो +50 हो गया, +700 हो गया, +80 हो गया, इधर आके -60 इज इक्वल टू सेल्स हो गया। तो इन सबको सॉल्व करके आपका आंसर आता है 2070।